नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तुषार गुप्ता जी और सीनियर जर्नलिस्ट, वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑन पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आज जो हुआ है भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। देयर आर सो मेनी फर्स्ट विद दिस गवर्नमेंट कि अब मैं काउंट करते करते थक गई हूँ। देखिए, राइट तुषार जी, मतलब एक पार्टी को तोड़ के अपनी सबसे बड़ी एलाय बनाना, ये शाह का ही मास्टरमाइंड हो सकता है। देयर इज नोबडी बेटर देन दैट एट इट, आई वुड से। वो जो उनकी स्कूटर वाली फोटो वायरल हुई थी कि बस मैं नंबर जो गार्ड करने जा रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के लिए मोटा भाई स्कूटर पे निकले हुए हैं। सारी पार्टीज, एक एक स्टेट। इंटरेस्टिंग बात यह है तुषार जी, अगर आप नोटिस करें, बैठे हुए तो वेस्ट बंगाल में, और राघव हुँ, चड्ढा पंजाब से ज्वाइन करे थे भाजपा। आई मीन ही इज हुँ। पैरेलली, मतलब पैरेलली सारे अपने वो जो अस्त्र है ना, उन्होंने चला रखे हैं। सो ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। एनसीपी, द न्यू पार्टी ऑफ तृणमूल कांग्रेस, आई वुड से, उस निकाल के जी। तृणमूल का तो देखिए अब कुछ ज़्यादा रहा नहीं है। ममता बनर्जी जो हैं एक किंगडम था जो उनके पास ना प्रजा रही, ना उनके ब्यूरोक्रेट रहे, ना उनके मिनिस्टर रहे। पर एक चीज़ हमें समझनी होगी, लोगों को लग रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट। तो हम एक-एक करके इसको पूरा अनवाइंड करते हैं। पहली चीज़ तो 4 मई को जो हुआ, वो खुद में बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। हम बार-बार इस चीज़ पे जाते हैं कि हरियाणा का इलेक्शन जैसे 2024 का था, जो लोकसभा के बाद पहला इलेक्शन था, कहीं न कहीं उस इलेक्शन ने इस देश की पूरी दिशा बदल दी, राजनीतिक दिशा बदल दी। अगर हरियाणा का वो इलेक्शन कांग्रेस जीत गई होती, क्योंकि वोट शेयर का फ़र्क शायद 1 डेढ़ परसेंटेज पॉइंट का ही था दोनों पार्टियों में, कांग्रेस का शायद 0.5-0.6% आगे ही था। अगर हरियाणा में कांग्रेस की जीत हुई होती तो आज इस देश की राजनीतिक दिशा बहुत अलग होती, दशा बहुत अलग होती। पर क्योंकि बीजेपी वो इलेक्शन जीत गई, हरियाणा से कॉन्फिडेंस आया महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र से आया दिल्ली के लिए, दिल्ली से आया बिहार के लिए, बिहार से आया बंगाल के लिए। बंगाल में जो जीत हुई वो बहुत बड़ी चोट थी इंडी ब्लॉक के लिए। क्यों? क्योंकि पहले आपके अरविंद केजरीवाल हारते हैं दिल्ली में, फिर आपके तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हारते हैं बिहार में, फिर स्टालिन हारते हैं तमिलनाडु में, और फिर ममता बनर्जी हारती हैं बंगाल में। तो इंडी ब्लॉक के लिए भी बहुत बड़ी चोट है। तो फिर बहुत ऐतिहासिक इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप वापस जाइए 2023 मई में, मई जून 3 साल पहले। 3 साल पहले ऐसा लग रहा था भाजपा मध्य प्रदेश का इलेक्शन हारेगी, राजस्थान शायद गहलोत छीन लेंगे, रिटेन करेंगे, छत्तीसगढ़ में भाजपा का कोई चांस नहीं था। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस कर्नाटका में एक बड़ी बहुमत लाई थी। वो 3 साल पहले की बात थी। नीतीश कुमार भी तब इंडी ब्लॉक के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे। जनवरी में नीतीश कुमार निकल गए राम मंदिर के कॉन्सिक्रेशन के बाद। ठीक है, तो 3 साल में इंडी ब्लॉक की जो एक पूरी एक मिथ क्रिएट हुआ था मीडिया में उनके आसपास कि देखिए ये काउंटर है मोदी का, ये मोदी जी को हिला सकता है। मैंने कितने टीवी डिबेट्स में देखा, एनालिस्ट आकर कह रहे थे कि जैसे 77 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को हराया गया था काफी पार्टियों ने मिलकर, वैसे ही मोदी जी को हराया जाएगा। वो तानाशाह, बहुत कुछ कहा गया। पर बंगाल के बाद वो सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई है। तो फिर लोगों का सवाल आता है कि भाई अब सब तो जीत गए, सारे राज्य तो जीत गए, आपका पॉलिटिकल कैपिटल ऑल टाइम हाई पर है। शायद उतना पॉलिटिकल कैपिटल आपके पास तब भी नहीं था जब आपके 300 से ज्यादा सांसद पार्लियामेंट में थे, लोकसभा में थे। अब तो सिर्फ 240 है, तो अब इतनी जिद क्यों है? तो इस चीज के हम एड्रेस करते हैं। पहली चीज, ये एक रूमर चल रहा है ऑनलाइन, मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल एक कोशिश की गई थी पिछली गर्मी में सरकार को गिराने की। चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स ने उनको अप्रोच किया, कुछ बिजनेस ग्रुप्स ने उनको अप्रोच किया। क्योंकि ये वेरीफाइड स्टोरी नहीं है तो नाम लेना उचित नहीं होगा, पर टीडीपी को उकसाया जा रहा था कि वो एनडीए से बाहर आए, और उसके बाद जेडीयू के सामने भी ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा था। शायद ये बिहार इलेक्शन से पहले हो रहा था, तो सबको लग रहा था कि बिहार इलेक्शन में शायद एक जीत हो सकती है इंडी ब्लॉक की, तो शायद इसलिए प्रस्ताव रखा जा रहा था। वहां पर भाजपा को लगा कि शायद एक
वल्नरेबिलिटी है, शायद एक वीक पॉइंट है जो एक्सप्लॉइट हो सकता है। देखिए, इस बात में कोई मतलब अब सरप्राइज नहीं है, कोई शॉक नहीं है कि मोदी जी की रिजीम को गिराने की बहुत कोशिशें की जाती हैं। फॉरेन फंडेड एनजीओज, यूनिवर्सिटीज, कहीं कॉकरोच, कहीं मच्छर, कहीं छिपकली, बहुत तरीके आजमाए जाते हैं उनकी सरकार को गिराने के लिए। शायद चंद्रबाबू नायडू इस चीज के खिलाफ थे, उन्होंने ही अमित शाह को आगाह किया, ऐसा कहा जा रहा है। बट जो एक फंडामेंटल पॉइंट है वो ये है कि 20-30 सीटों का अगर फर्क होता, भाजपा की सरकार थोड़ी कमजोर नजर आती। तो एक कुशन की जरूरत थी, वो कुशन टीएमसी को तोड़कर आ गया है। दूसरी वजह, टीएमसी का जो एक ब्रांड था, अभिषेक बैनर्जी, दबंग, एकदम वहां के जैसे कहते हैं ना, एक इनविंसिबल हीरो थे बंगाल के। उनका जब अंडों से स्वागत किया जाए, गाली गलौज से स्वागत किया जाए, उनको अपने राज्य में जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, लोग उन्हें गालियां दे, बहुत अभद्र शब्द से उनका स्वागत करें, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी लगता है कि वो एक जो ब्रांड वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये जो 20 एमपी हैं और 28 एमपी टीएमसी के, इनके 2029 में कुछ खास प्रोस्पेक्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बंगाल की जनता उमड़ के इनके साथ वापस आएगी, क्योंकि बंगाल की जनता की एक खासियत है, जिसको वो बाहर कर देते हैं फिर एक लंबे समय के लिए बाहर कर देते हैं। कम्युनिस्ट गए, देखिए वापस ही नहीं आ पाए। अब टीएमसी गई है, जाने कब वापस आएगी। कांग्रेस तो कभी मतलब कितने दशक हो गए कि कांग्रेस तो है ही नहीं वहां। तो बंगाल की जनता की एक खासियत है। तो इन एमपीज को अपना भी सेल्फ इंटरेस्ट दिख रहा है कि हम आगे क्या करें, 2029 का भी इलेक्शन है। पर मैं इनकी मॉरल कॉन्शियस और ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि हमारा जमीर जाग गया, कि बकवास है। ये सरासर बकवास है, 2 रुपए का कचरा है इनकी बातें। ये जितने भी 20-25 एमपी हैं और ये जितने 50-60 एमएलए हैं, ये सिर्फ अपने एक सेल्फिश रीजन के लिए भाजपा से करीबी बनाना चाहते हैं। भाजपा एक अच्छी चीज ये कर रही है, उन्होंने उसको एक दूसरी पार्टी में स्पिन ऑफ किया, अपनी पार्टी में नहीं जोड़ा, ये अच्छा किया। एक मेहमान को और एक परिवार वाले को कैसे साथ नहीं रखना भाजपा खूब अच्छे से जानती है। पर सबसे जरूरी चीज, अब हम जरूरी उस पे आते हैं, सेकेंडरी फैक्टर्स मैंने आपको बताया, प्राइमरी फैक्टर्स। 2029 का इलेक्शन, 3 टर्म्स के बाद प्रधानमंत्री फिर जनता के पास जाएंगे, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होगी। यूपी बिहार की 120 सीटों पर आपको डिपेंडेंसी कम करनी है। 2024 के इलेक्शन से अगर भाजपा ने एक बड़ा सबक लिया है, वो ये सबक है कि आपको यूपी और बिहार पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। ठीक है, कहने वाले कहेंगे कि अरे नहीं, बिहार में तो देखो इतना अच्छा मैंडेट मिला, तुम क्यों परेशान होते हो, 40 में से 30 सीटें आएंगी। योगी जी हैं यूपी में, इस बार तो 80 में से 60-50 सीटें आएंगी, तो कुल मिला के 80 सीटें तो आ ही जाएंगी यूपी और बिहार से 120 में से, तो तुम क्यों चिंता करते हो। बात चिंता की नहीं है, बात है डाइवर्सिफिकेशन की। हम जैसे कहते हैं ना कि लोग चाइना से उठकर इंडिया क्यों आ रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो वैसे ही भाजपा भी डाइवर्सिफाई कर रही है। उनको 12 सीटें मिली 2024 में। 2029 में कम से कम भाजपा को, मैं अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं इंडिया की, भाजपा को बंगाल से कम 32 सीटें मिलेंगी। 20 सीटों का अंतर आएगा, 20 सीटों की बढ़ावट आएगी। तो उससे क्या होता है, अगर आपकी यूपी और बिहार में 120 में से सिर्फ 60 सीटें भी आ रही हैं, आपने वो डेफिसिट कवर कर लिया है। तो एक डिपेंडेंसी जो है, अपने लोकसभा का अपना जो मैंडेट है उसको डाइवर्सिफाई कर लिया है, उसको 2 राज्यों पर निर्भर नहीं रखा। क्योंकि आप खुद सोचिए गायत्री जी, अगर 2024 के इलेक्शन में बिहार की 10 सीटें इधर उधर हो जाती, उड़ीसा में 20 सीटों की जगह 10 सीटें आती, मध्य प्रदेश में 5 सीटें कम आती, राजस्थान में 5 कम आती, महाराष्ट्र में और बुरा मैंडेट होता, तो कितना कुछ बदल सकता था। तो वो डाइवर्सिफिकेशन का जो एक आइडिया भाजपा में आ गया है कि अपने मैंडेट को स्प्रेड आउट करो, कॉन्सेंट्रेटेड मत रखो, इसलिए वो शायद तमिलनाडु और केरला में भी इतनी मेहनत करते हैं। तेलंगाना में बहुत मेहनत देखोगे आप 2028 के इलेक्शन में, पंजाब में बहुत मेहनत देखोगे आप अगले साल के इलेक्शन में। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन की बात है। दूसरी चीज, बंगाल का जो मैंडेट रहेगा वो पोलराइज्ड रहेगा। हमें जब कहा जाता है पोलराइज्ड, हमें कहते हैं देखो हिंदू इकट्ठे वोट कर रहा है, ये पोलराइजेशन है। कोई ये नहीं कहता कि मुसलमान भी तो इकट्ठे वोट कर रहा था, एन ब्लॉक ममता बनर्जी को वोट कर रहा था, वो भी तो पोलराइजेशन है। तो बंगाल में अब 2 समुदाय हैं, हिंदू भाजपा के साथ जाएंगे, और जो कुछ हिंदू टीएमसी के साथ जा भी सकते थे, इस पूरे फैक्शनलिज्म के बाद, ये पूरा टीएमसी टूटने के बाद,
वो हिंदू भी, चाहे वो कम्युनिस्ट वोटर रहे हो, लेफ्ट के वोटर रहे हो, किसी भी वजह से किसी और पार्टी के साथ रहे हो, वो अब भाजपा के पास आएंगे। तो भाजपा अब नंबर वन पार्टी है बंगाल में किसी भी हिंदू के लिए, ऐसा एक परसेप्शन और प्रोजेक्शन किया जाएगा। रही बात वहां के 30-35% मुसलमान वोट की, अब वो टीएमसी के पास जाएंगे, लेफ्ट की किसी पार्टी के पास जाएंगे, या कांग्रेस के पास जाएंगे, वो उनकी सरदर्दी है। तभी कांग्रेस ने ममता बनर्जी के आगे प्रस्ताव रखा कि आप हमारी पार्टी के साथ मिल जाइए। लोगों को लगा, देखिए सोनिया गांधी का दिल कितना बड़ा है, कितनी अच्छे दिल की हैं, हारी हुई ममता बनर्जी को अपने साथ लेना चाहती हैं। सब बकवास है। कांग्रेस की नजर है 35% माइनॉरिटी वोट पर जो बंगाल में है, जैसे उनकी नजर है बिहार के 15-18% माइनॉरिटी वोट पे, जैसे उनकी नजर है उत्तर प्रदेश के 20% माइनॉरिटी वोट में। तो कांग्रेस तो अपना गेम खेल रहा है। तो भाजपा के कुल मिला के ये रीजन है टीएमसी को तोड़ने के। अब आते हैं जरूरी रीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131 जो है डीलिमिटेशन की, और ये हमारा आज का क्रक्स है। भाजपा के पास, एनडीए के पास कितने एमपी हैं? 293। अब किस्मत देखिए, 20 यहां से जुड़ गए, कितने हो गए? 313। इनको स्पेशल मेजोरिटी के लिए जो नंबर चाहिए वो है 361। इस वक्त लोकसभा में 540 एमपी है, 3 सीटें वेकेंट है। इस आर्ग्यूमेंट के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि 540 मेंबर आएंगे और वोट करेंगे, एक एजम्पशन से चलते हैं। 360 का आंकड़ा कैसे आए? 361, जो 68 का डिफरेंस है, वो भाजपा कहां से पूरा करे? 20 आए टीएमसी से, पहले 20 तो ये है जरूरी, जहां से पूरी मुहिम शुरू होगी। फिर बात करते हैं डीएमके के। अब डीएमके इसके साथ जो हुआ उसको आप भाजपा की किस्मत कह लीजिए, डीएमके की किस्मत कह लीजिए, जोसेफ विजय की किस्मत कह लीजिए, या राहुल गांधी की किस्मत कह लीजिए, ये आप पर है। पर डीएमके के 22 एमपी और ये टीएमसी डीएमके के 20 एमपी मेरे हिसाब से, 22 नहीं है, जो भी एक नंबर है, 22 एमपी है, सॉरी 22 एमपी है। डीएमके के 22 एमपी अब वो 2029 तक पार्लियामेंट में तो है, पर 2029 में उन्हें भी पता है कि टीवी के और कांग्रेस एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए साउथ इंडिया में। उन्हें भी पता है कि शायद जनता का साथ मिले ना मिले, स्टालिन का एज फैक्टर भी है। तो वो 22 एमपी क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता। तो आप इस 313 में इन 22 एमपीस को इस वजह से जोड़िए, क्योंकि शायद अगर ये एनडीए के साथ नहीं आते डिलिमिटेशन में, शायद ये एब्सटेन कर ले, उससे भी भाजपा को ही फायदा है। अगर ये एब्सटेन करते हैं 22 एमपी, तो स्पेशल मेजोरिटी का नंबर 346 हो जाएगा, वरना 361 रहेगा। हम एज्यूम करते हैं कि डीएम के साथ आएगी, और डीएम के एक और वजह से साथ आएगी गायत्री जी। तमिलनाडु में एक वजह थी जो डीएम के डिलिमिटेशन के खिलाफ थी। वो कहते थे कि पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, आप प्रपोर्शनल इंक्रीज करिए। आप वापस जाइए डिलिमिटेशन के डिबेट पर, बहुत बढ़िया डिबेट था, अमित शाह लीड कर रहे थे, और अमित शाह ने कहा था, आप अभी कहिए कि अगर मैं सीटें 1.5 गुना हर राज्य की बढ़ा देता हूं, तो आप इस बिल का समर्थन करेंगे? मैं 1 घंटे में एक एडिटेड ड्राफ्ट आपके सामने पेश करने को तैयार हूं। तो जो डीएमके की सबसे बड़ी दिक्कत, एक मुश्किल, या एक इनका ऑब्जेक्शन था डिलिमिटेशन को लेके, वो तो अमित शाह ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि भाई आपको प्रपोर्शनल इंक्रीज चाहिए, हम देंगे, ठीक है। अगर डीएमके को वो प्रपोर्शनल इंक्रीज मिल जाता है, तो एक बात और सोचिए, मैं हमेशा एक ये थीसिस रखता हूं कि रीजनल पार्टीज को डिलिमिटेशन से फायदा ही होगा। नेशनल पार्टीज के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रीजनल पार्टीज की अपनी एक लॉयल पॉकेट्स होती हैं हर स्टेट में। ये शिरोमणि अकाली दल के लिए भी सच है, समाजवादी के लिए भी सच है, आरजेडी के लिए भी सच है, बीजेडी के लिए भी सच था, डीएमके के लिए भी सच है, और कांग्रेस में केरला में आईयूएमएल जैसी पार्टी के लिए भी सत्य है। तो आपको कुछ सीटों में बने रहने का मौका मिलेगा। अब आप सोचिए, तमिलनाडु की तकरीबन 39 सीट्स हैं, 40 सीटें, 39-40 सीट्स। डीएमके क्या चाहेगी कि वो 59 सीट्स में से, जो डिलिमिटेशन के बाद का नंबर होगा, 59 सीट्स में से कम 15-18 सीटों पर आए, या 39 सीट्स में से सिर्फ 4 या 5 सीटों पर आए 2029 में। ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉल है, ये अभी का कॉल नहीं है, ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉल है। तो डीएमके इस वजह से शायद
भाजपा के साथ आने को तैयार हो जाए। लोग कहते हैं कि डीएमके एनडीए के साथ नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। वो ये भूल जाते हैं कि डीएमके एक समय एनडीए के साथ थी। वाजपेयी जी के समय डीएमके और एनडीए तो साथ ही थे, ठीक है ना? हम्म। तो ये हो सकता है, ये असंभव नहीं है, क्योंकि रीजनल पार्टी अपना भी भविष्य देखती है। और जब आप लोकसभा में एक स्तर पर होते हैं, वो आपको स्टेट इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं मदद करता है। ममता बनर्जी को नहीं कर पाया क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स में और बहुत लेयर्स थी, कि फेक वोटर्स कितने थे, एक बोगस सिस्टम था, वो बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। पर अगर एक पार्टी लोकसभा में खुद को रेलेवेंट रख पाती है, वो असेंबली पर भी खुद को रेलेवेंट रखने का वो रखती है, पोटेंशियल रखती है। तो एक रीजन ये है। तो अब हम 313 से बढ़कर और 22 गिन लीजिए, आप कितने हो गए? 335। 335 के बाद आप 4 सीटें इंडिपेंडेंस की गिनिए। तकरीबन 340, क्योंकि अमृतपाल सिंह जैसे इंडिपेंडेंट से एब्सटेन करेंगे या साथ नहीं आएंगे। वहां कश्मीर में राशिद इंजीनियर है, वो एब्सटेन करेंगे या साथ नहीं आएंगे। तो हम उनको इस वक्त यही मानते हैं कि वो ऑपोजिशन में रहेंगे। तकरीबन आप 340 पर पहुंच गए। अब बात हो रही है ऑपरेशन टाइगर की। वो हो रहा है महाराष्ट्र में। एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनके कुल मिला के 16 एमपी हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं डीएमके का लॉजिक लेता हूं कि अपनी रीजनल पॉकेट्स में रेलेवेंस का जो एक सवाल है, वो शरद पवार एनसीपी भी इस बारे में सोचेगी। शरद पवार का जो ऑब्जेक्शन है डिलिमिटेशन को, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस होगा डिलिमिटेशन को लेके कोई ऑब्जेक्शन उस पे। तो अगर हम उन 16 एमपीज में से, ऑपरेशन टाइगर की भी मैं बात करूं या एनसीपी की भी बात करूं, भाजपा अगर 10 एमपीज को भी साथ ला पाई, आपकी टैली चली जाएगी 350 तक। फिर आपके पास 10 एमपी शॉर्ट है, और ये सबसे मुश्किल गैप है जो भाजपा को भरना होगा। पर मेरा ये मानना है कि अगर अखिलेश यादव आसपास देखेंगे कि डीएमके क्या सोच रही है, एसएसयूबीटी क्या सोच रही है, या उसके कुछ एमपी क्या सोच रहे हैं, शायद अखिलेश यादव के कुछ एमपी साथ आए, शायद वो एब्सटेन कर जाए। कुछ एक रीजनिंग हो सकती है जहां ये 10-15 सीटों का गैप फिल होगा। और एक जरूरी बात, समाजवादी पार्टी के लिए डिलिमिटेशन में क्या है? लोग कहते हैं कि 80 की 120 सीट हो जाएंगी यूपी में। 2014 में जब भाजपा और मोदी जी पावर में आए, यूपी में उनकी 70-72 सीटें थी अलायंस में 80 में से। 2019 में वो आंकड़ा कम हुआ, चाहे इनकी देश भर में 300 सीटें हुई, पर यूपी में वो आंकड़ा कम हुआ। 2024 में वो और सिकुड़ के रह गया। 120 सीटों में अगर आप अखिलेश यादव की बात करें, क्योंकि इनका एक कोर यादव वोट बैंक है, एक मुसलमान वोट बैंक है, जो एमवाई पॉलिटिक्स है उनकी, मेरा यह मानना है कि 120 में से अखिलेश यादव की पार्टी हमेशा 30 या 40 सीटों में हमेशा रेलेवेंट रहेगी। 120 में से 30 या 40 सीटों पर हमेशा रेलेवेंट रहेगी, जैसे आज वो 80 में से 25-30 सीटों पर हमेशा रेलेवेंट होती है। तो मतलब खत्म। हाँ, अखिलेश यादव को डिलिमिटेशन से स्ट्रेटेजिकली कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर बात रेलेवेंस की है। अब ये सब पार्टियां कांग्रेस के पीछे चल रही थी पिछली बार जब लोकसभा में वोट हुआ था। इस बार इनका थिंकिंग क्या रहता है, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो टीएमसी के साथ ये जो हो रहा है, ये रूथलेसनेस बीजेपी दिखा रही है, इसके बहुत कारण है। इसको आप एक सिंगल ईगो टसल मत समझिए। आप ये मत समझिए कि अभिषेक बैनर्जी ने ट्विटर पे लिख दिया था, आई चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया, तो अमित शाह उसको दिखा रहे चाणक्य कौन है। अमित शाह एक बहुत ब्रिलियंट माइंड है। मतलब आज से He doesn't पच्चीस react to तीस ना, such kind of challenges. उनको ये है कि मेरे को बड़ा गोल लेकर चलना है. He is नहीं more नहीं, गायत्री focused जी, towards that. हाँ, बिल्कुल सही बात। उनका फोकस जो है बड़ा ही अलग तरीका है, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जब वो कहते हैं ना कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो वो ऐसे ही सोचते हैं। एक और चीज है कि लोग कहते हैं देखो भाजपा ने तो पार्टी तोड़ दी, भाजपा तो अब किसी को भी लिए जा रही है, भाजपा तो अनहोली अलायंस बना रही है। ये हिपोक्रेसी मुझे समझ नहीं आती। देखिए 2014 से राजनीति कैसे बदली है इस देश में। दोनों तरफ के दल किसी भी तरह के अलायंस में घुसने को तैयार हैं, जब तक उनको पावर में रहने को मिलता है। तमिलनाडु में क्या हुआ? डीएमके और कांग्रेस साथ इलेक्शन लड़ती हैं, हार जाती हैं। कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिलती हैं, और वो क्या करते हैं? टीवीके को समर्थन देते हैं।
क्या वो हिपोक्रेसी नहीं है? क्या वो अनहोली अलायंस नहीं है? 2024 का इलेक्शन याद करिए आप, लोकसभा का, दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली की सीट। मजे की बात है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसको वोट करते हैं उस दिन? आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को। सोचिए, गांधी परिवार एक आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को वोट करने जा रहा है, और ये बात मीडिया में भी दिखाई गई थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल और कांग्रेस अलायंस में है। तो ये अनहोली अलायंस नहीं है। और सोनिया गांधी उनको कब वोट देने जा रही है? जब कुछ ही महीने पहले उनकी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट करी थी लिकर पॉलिसी के स्कैम में। अब बताइए, अब वापस जाइए और थोड़ा, 2022 में, 17 में मायावती और अखिलेश यादव में कितनी बातचीत हुई थी अलायंस को लेकर। 2019 में महाराष्ट्र में 105 सीटें मिली थी भाजपा को असेंबली इलेक्शन में, शिवसेना को केवल 50। पर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाती है और सरकार बना लेती है। तब सब इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो, हम तो संविधान बचाने जा रहे हैं, हम तो ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। लोगों ने किया। 2015 में, क्योंकि नीतीश कुमार शायद तब नरेंद्र मोदी से नाराज थे, जेडीयू और आरजेडी एक ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। जेडीयू जिसका वजूद इस बात पर है कि वो आरजेडी के खिलाफ था, वो अनहोली अलायंस नहीं है। 2013 में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 50 दिन की सरकार बनाती है, वो अनहोली अलायंस नहीं थी। तो मैं एक बात साफ कहता हूं कि देखिए, ये दोनों तरफ की पॉलिटिक्स हो गई है। आप इसको बुरा कहिए, अच्छा कहिए, 2018 का कर्नाटका इलेक्शन, जेडीएस और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रहे थे क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। तो भाजपा के साथ ये बहुत बार हो चुका है कि वो एक राज्य में सबसे बड़ी पार्टी रही हैं सीट शेयर के तौर पे, बट बाकी पार्टियों ने उनको पावर के बाहर रखने के लिए अलायंस बनाई है, चाहे वो आइडियोलॉजिकली ऑपोजिट रहे हों, और उन्होंने सत्ता हासिल की है। तो अगर ये पॉलिटिक्स दोनों तरफ हो रही है, तो आप भाजपा पर क्यों एक्यूजेशन लगा रहे हैं? आप फिर सारी पॉलिटिक्स की बात करिए। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले, ये कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा है, कोई व्यक्ति पार्टी बदले तो वैसा है। आप जिस पार्टी से आ रहे हैं, उनका वजूद इस बात पर था कि वो सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, सबको अभद्र गालियां देते थे, फिर उन्हीं के आगे घूमते फिरते रहते थे। 2019 की भी बात याद है कि लगभग मना हो गया है। तो ये हिपोक्रेसी से मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स देखिए यही है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि दोनों तरफ पॉलिटिक्स, जैसे वो सर्सी लैनिस्टर गेम ऑफ थ्रोन्स में कहती हैं, पावर इज पावर। अब दोनों पक्ष ऐसे ही खेल रहे हैं। भाजपा थोड़ी लेट आई है इस पूरी चीज में, कांग्रेस बहुत सालों से खेल रही है। यूपीए को आउटसाइड सपोर्ट किसका था? लेफ्ट का ही तो था। लेफ्ट और कांग्रेस क्या एक अनहोली अलायंस नहीं है? उस पे तो किसी को दिक्कत नहीं थी। फिर तो सब कह रहे थे क्या सरकार है। न्यूक्लियर डील के समय क्या तमाशा हुआ था लेफ्ट को लेकर, क्या हम भूल गए हैं? अनहोली अलायंसेस तो सब करते हैं। देखिए, ये तो अनहोली अलायंस भी नहीं है। यहां पर भाजपा ने अपने लिए क्वेश्चन बना लिया है। ये क्वेश्चन इनको फ्यूचर में बंगाल की पोलराइज्ड मैंडेट में काम आएगा, ये इनको अपना मैंडेट डाइवर्सिफाई करने में काम आएगा, पर सबसे जरूरी डीलिमिटेशन को जो तरफ इनका रुख है, जो एक फाइट है, वो लड़ने में इनको काफी मदद होगी। अब आप खुद सोचिए गायत्री जी, क्या पता डीएमके और समाजवादी पार्टी अगर दोनों एब्सटेन कर गए तो क्या होगा? 540 में से आप 37 एमपी समाजवादी पार्टी के निकाल दीजिए, 22 एमपी आप डीएमके के निकाल दीजिए, तकरीबन 60 एमपी निकल गए, 480। आपकी स्पेशल मेजोरिटी का टारगेट क्या हो जाएगा? 320। एनडीए के अभी कितनी वो है, नहीं नहीं, टैली चार है? सौ समथिंग होगा, 540 है ना अभी। तो नहीं अगर नहीं, इनका 540। हाँ, 540, 27 प्लस 22, 60 निकला ना, तो 480 हो जाएगा ना, 480 तो होगा। हाँ, आपने 480 के मुझे भी। आसपास, हाँ 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 480 के हाँ आसपास, हाँ। हाँ, तो 320 की स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगी। हम्म। और इंडिया के टैली अभी कितनी, अगर आप इंडिपेंडेंस को जोड़ दे? 340, 14 तक तो 320। हाँ, हम्म, 320 के तकरीबन ही है। हम्म, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियां हैं, कुछ छोटी पार्टियां जिनके एक एमपी है, वो भी साथ आ जाएंगे। तो हम्म, अब परम्यूटेशन देखिए कैसे चल रहा है।
अभी तक मीडिया में किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रीजनल पार्टीज को कितना फायदा मिल सकता है। ये मैंने अपने सबस्टैक पे लिखा था इस बारे में कि आप सारे नंबर्स का अगर एक कोल्ड हार्टेड ब्रेकडाउन करते हैं, एक डिस्पैशनेट ब्रेकडाउन करते हैं बिना किसी सेंटिमेंट के, आप देखिए कि भाजपा क्या गेम खेल रही है। और उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाना है, उनको जो अपना खेल खेलना है वो खेलेंगे। राजनीति यही है। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कल को हो सकता है भाजपा के साथ भी ये राजनीति की जाए। ये समय का पहिया है, अभी जिस तरह चल रहा है वो चल रहा है, हम तो उसी पे बात कर सकते हैं। पर आप ये नंबर्स देखिए, 361 चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के लिए, एनडीए 2293 पे है, डीएमके और टीएमसी मिला के 42 पे है, 20 टीएमसी 22 उसके डीएमके के। 70 जो फ्रेम में हैं वो बहुत वल्नरेबल है, और एक 37 पार्टियों का एक ऑपोजिशन है जिसमें कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट का भी क्या पता साथ आ जाए। हमने अभी तक जिस बात पे डिलिमिटेशन पे गौर नहीं किया है वो रीजनल पार्टीज का फायदा। रीजनल पार्टीज अगर उस फायदे को समझने लगी, अगर उन्हें लगा कि हर वक्त हर इलेक्शन 5 से 10 लोग उनकी पार्टी के लोकसभा में रह सकते हैं, रेलेवेंट रह सकते हैं, ग्राउंड पे कार्डर को एनर्जाइज रख सकते हैं, लोगों में बने रह सकते हैं, डिलिमिटेशन का वोट बहुत अलग तरीके से बदल जाएगा। शायद भाजपा भी इस बात को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाई है। उन्होंने साउथ के स्टेट्स को तो ये अच्छे से कम्युनिकेट किया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, बट अब जो इनका कम्युनिकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से वो रीजनल पार्टीज की तरफ फोकस्ड होना चाहिए। बेसिकली एक्सप्लेनिंग देम कि उनको डीलिमिटेशन से कितना फायदा होने वाला है। इस पूरी डिलिमिटेशन में सिर्फ एक पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस। कांग्रेस मैं कांग्रेस की कांग्रेस की पॉलिटिक्स देखिए, परजीवी पॉलिटिक्स। अलायंस के साथ जुड़े, सीटें मांगी, फिर उन्हीं के वोट शेयर पर जीत के आगे बढ़े। यूपी में 2022 में कांग्रेस का वोट शेयर कितना था? 6%। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना से छोटी पार्टी कांग्रेस, बिहार में आरजेडी पर बोझ कांग्रेस, बंगाल में ममता बनर्जी से कहीं पीछे कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके से कहीं पीछे कांग्रेस। तो कांग्रेस की तो राजनीति यही है ना कि रीजनल पार्टीज को आप कन्विंस करिए कि आपको एक नेशनल पार्टी की जरूरत है, आपको एक नेशनल फेस चाहिए, और फिर परजीवी पॉलिटिक्स करिए उनके साथ। डीलिमिटेशन उस पूरी चीज को खत्म कर सकता है। डीलिमिटेशन शायद आपको एक ऐसा फ्रंट भी दे सकता है जहां कांग्रेस का जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है वो रीजनल पार्टीज के बराबर हो जाएगा। कुछ पॉकेट्स में कांग्रेस रेलेवेंट रहेगी, शायद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, ऐसे कुछ राज्यों में, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ राज्यों में रेलेवेंट रहेगी, और वहां इनको हेड ऑन भाजपा के साथ compete करना होगा। पर रीजनल पार्टीज को रेलेवेंस बहुत मिलेगी, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। एक और फैक्टर बहुत जरूरी है, जब रीजनल पार्टीज कमजोर होती हैं, राहुल गांधी ताकतवर होते हैं। मेन फैक्ट उसी पे अगर आ रही है। हाँ, राहुल गांधी ताकतवर होते हैं। अब सोनिया गांधी ने प्रस्ताव रखा कि ममता बनर्जी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ मर्ज करें, शायद 2029 से पहले ये हो जाएगा। इसमें अगर बंगाल में 42 सीटों पर चुनाव होता है तो अब सोचिए, भाजपा बनाम कांग्रेस, 42 सीटें बंगाल की। अब इसमें भाजपा को कांग्रेस को 30% वोट शेयर मिल जाएगा, मुसलमान वोट उनके साथ जाएगा। पर जब जब कांग्रेस ने राहुल गांधी को फ्रंटलाइन किया है अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, उनको नुकसान हुआ है। भाजपा प्रेफरेंस ये करती है कि अगर उनका एक वन ऑन वन है वो राहुल गांधी के साथ हो, रादर देन अ रीजनल पार्टी। हम्म। यहां कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के जो सबसे स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर भी हैं, राहुल गांधी के जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं सोशल मीडिया पे, इस बात पे तो वो भी मतलब डिसएग्री नहीं करते कि जहां वन ऑन वन फाइट होगा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है फेवरेट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप बंगाल में 42 सीटें देखें, बहुत कुछ हो सकता है। फिर ऐसे आप पूरे देश भर में देखें, बिहार में देखें, बिहार में तो मुझे फिर भी लगता है आरजेडी अपनी सीटों पे लड़ेगी 29 में। बट ऐसे कितने स्टेट्स में कितना एक पूरा डायनामिक है जो बदल जाएगा।
तो यहाँ भी भाजपा एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्शन अपना प्लान कर रही है, ऐसा मेरी समझ है। एंड जान मैं ये बोलूँगी डिलिमिटेशन से अगर रीजनल पार्टीज़ आती हैं तो इट विल कीप अ चेक ऑन राहुल गांधी, कंप्लीट चेक ऑन राहुल गांधी। इसलिए नहीं, देखिए एक स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में तो सुधार आएगी ना। अभी हुँ, आरजेडी है, मान लेते हैं डिलिमिटेशन के बिहार में 39 का 59 सीट्स हो जाता है या 41, जितनी भी वहां सीट्स हैं। आप आरजेडी पार्टी है, इवन एट योर वीकेस्ट, आपकी अगर बहुत बुरी स्थिति है, आप 5-10 सीटें तो जीतोगे ना, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो भी तो कम हो जाएगा। अभी हमारे तकरीबन 96 करोड़ रजिस्टर्ड इलेक्टर्स हैं पिछले 2024 के इलेक्शन में। फिर 540 सीट्स हैं, 96 करोड़ इलेक्टर्स हैं। अगले इलेक्शन तक शायद ये 100 करोड़ हो जाएगा, 110 करोड़ हो जाएगा 2034 तक। फिर क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन भी होगा, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक पास ऑन होना शुरू हो जाएगा, तो सीटों पर फिर कम इलेक्टर्स होंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी जीतने की इंप्रूव होती है। अगर आप लोकसभा में खुद को रेलेवेंट रख पाते हो, आप स्टेट पॉलिटिक्स पे खुद को और बेटर compete कर पाते हो, तो आपकी बात सही है। नेशनल लेवल पे विद इन अलायंस वो राहुल गांधी को चेक में रखेंगे, बट विद इन अ स्टेट दे कैन एक्चुअली चैलेंज अ नेशनल पार्टी वे बेटर बिकॉज दे हैव समथिंग टू शो फॉर इन द पार्लियामेंट। सो डिलिमिटेशन इज़ गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर, मॉनसून सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी बम्बार्डिंग लगता है इस बार। शाह देखिए, जी। हुँ, आंकड़ों की बात है, ये पूरा नंबर्स गेम है। नंबर्स गेम। पॉलिटिक्स में सबको कहता हूं, आप रिटॉरिक निकाल दीजिए, किसने किसको क्या कहा, कब कहा, किस वजह से कहा, सॉरी। सब निकाल दीजिए। सिर्फ आंकड़ों का खेल है। अमित शाह इसको ऐसे ही खेलते हैं। और अमित शाह, मतलब आई आई एम सेइंग दिस एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं हुँ, एनालिस्ट हूँ, विश्लेषक हूँ, मैं जो मर्जी करूं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम एक स्टूडेंट की तरह लर्निंग। सीख रहे हैं। हाँ, अमित शाह का जो एक न्यूमेरिकल पॉलिटिक्स है, नंबरों के साथ उनका जो खेल है, चाहे वो बूथ लेवल मैनेजमेंट हो, असेंबली लेवल मैनेजमेंट हो, कैसे क्या खेलना है, आई थिंक इट्स समथिंग वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम, चाहे हम उनकी आइडियोलॉजी से अग्री करें या ना करें। जैसे किसी जमाने में शरद पवार के लिए कहा जाता था, किसी जमाने में ये अहमद पटेल के लिए कहा जाता था। मैं केजरीवाल के लिए भी ये कहता हूँ कि वो राजनेता जैसे भी हों, उनकी राजनीति तो एकदम बर्बाद लगती ही है मुझे, पर उनको सिस्टम की बहुत अच्छी समझ है। जो एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, उनको उसकी बहुत अच्छी समझ है, इस बात को कोई जुटला नहीं सकता। तो ऐसे एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अमित शाह को लेकर मेरा है कि आई थिंक ही इज द बेस्ट पॉलिटिकल इंजीनियर इन दिस कंट्री एंड दिस कंट्री विल एवर हैव। थैंक यू सो मच तुषार जी फॉर जॉइनिंग। देखते हैं अब आने वाले मॉनसून सेशन में क्या धमाल मचता है, बट मोटा भाई अपने स्कूटर पर निकल चुके हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इसकी इस वक्त सांस अटकी पड़ी हुई है। उधर उद्धव ठाकरे परेशान, इधर शरद पवार परेशान, इधर समाजवादी परेशान। टीएमसी के तो जो होना था वो हो ही चुका है, हम सभी ने देखा। बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू क्रिएट टू मेक हिम मर्ज इन अ पार्टी व्हिच एक्चुअली डिडंट इवन एग्जिस्ट प्रॉपर्ली, नेशनल सिटीजंस पार्टी। इसकी भी एक वजह है। हुँ। अगर वो टीएमसी के साथ जाती, लोगों के साथ, उनको कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो भी उनके पास है, मतलब जो ग्राउंड पर कैडर है वो भी उनके साथ है। हुँ, तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एक लीगल बैटल हो जाता। अभी क्या हुँ। हुआ है, हम ये 20 एमपी हैं, 2/3 नंबर है, मैजिक नंबर मिल गया है, डिफेक्शन लॉ के कहीं नहीं करता, हम एक और पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इससे ना उनको कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर वो टीएमसी के लोगो और सिंबल पर जाते, बहुत एक लंबा लीगल बैटल हो जाता। और दूसरी चीज, आपको उस पार्टी का सिंबल और नाम क्यों चाहिए जिसने बंगाल की जनता को इतना परेशान किया है? अगर आप टीएमसी के बारे में एक बंगाली से पूछेंगे, कोई अच्छी यादें तो है नहीं उसकी, ठीक है ना? एक 15 साल की मिसगवर्नेंस ही उसे याद है, तो आप उस ब्रांड से भी क्यों अटैच होंगे? जैसे हम कई बार ब्रांडिंग में कहते हैं ना कि एक फेसलिफ्ट आ रहा है, क्योंकि पुराना ब्रांड लोगों के साथ नहीं चल पाया, फ्लॉप था। तो आप एक फ्लॉप ब्रांड के साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे? तो यहाँ इन्होंने, मेरे को लगता है, एक अच्छा लीगल और स्ट्रेटेजिक कॉल लिया है। इट रिमाइंड्स ऑफ द पेन ऑफ पीपल। हुँ, एनसीपी के साथ हुँ, अगर वो टीएमसी का सिंबल और वो लेकर जाते, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती लोगों में।
because of the हम्म। same symbol and same people, obviously. But this is a master stroke. By the way, Sanjay Raut बहुत रो रहे थे press conference करके. Just on a winding up note, he says कि हमारा तो सिंबल भी छीन लिया था, इन लोगों का सिंबल क्यों नहीं छीना? He meant कि इनका भी सिंबल छीनो. So look at the way. शिवसेना के एक शिवसेना का जो लॉयल वोटर है, उसकी एक याद है बाला साहेब ठाकरे के साथ, एक याद है, एक आइडियोलॉजी है। उद्धव ठाकरे से वो सिंबल और वो पार्टी नेम छीनना इसलिए आसान था क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उस आइडियोलॉजी को ही छोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे 2022 में जब शिवसेना से अलग हुए थे, उनका कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी ही भुला चुके हैं। वरना आप कभी कल्पना कर सकती थी कि बाला साहेब ठाकरे एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे जो राम मंदिर को इतना कोसती है, इतना भला बुरा कहती है। तो वहां खेल और था, वहां खेल था आइडियोलॉजी कि आइडियोलॉजी किसके पास है, ऑर्गेनाइजेशन उसके पास है। यहाँ तो ऐसा हाल है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तुम रखो, हमें तो इस दुकान का कुछ नाम पता कुछ नहीं चाहिए। True, very true, and exactly to the point. Thank you so much, तुषार जी, for joining. जाने से पहले थैंक ही यू। तुषार जी ने ये आर्टिकल लिखा है Substack, politypolicy.substack के ऊपर. Please go and visit this article. बहुत अच्छा he's explained it there with numbers and pictures and photographs. Very beautifully done there. So don't forget to follow him there. और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.